नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनते ही पुष्कर सिंह धामी लगातार सक्रिय मोड में है। सीएम सरकार से लेकर प्रशासन तक की छवि को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं और इसी को लेकर वो उत्तराखंड में बेलगाम होती नौकरशाही पर भी कड़ा रुख अपना रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हरिद्वार पहुंचे धामी ने जनप्रतिनिधियों को तवज्जो न देने वाले प्रदेश के नौकरशाहों को अपनी कार्यशैली सुधारने की चेतावनी दी है। तो मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड में तीसरे मुख्यमंत्री बनने के बाद में पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें जानकारी के लिए कि अब नौकरशाहों पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है। और जाहिर सी बात है, तीसरा मुख्यमंत्री यानी कि इसी सरकार के तीसरे मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री युवा पुष्कर धामी ने अब हरिद्वार जब वो पहुंचे हैं तो वहां पर उन्होंने प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स को ये साफ संदेशा दिया है कि जनप्रतिनिधियों की अवहेलना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सीधी सी बात उन्होंने तमाम नौकरशाहों को ये कह दिया है कि अब हमें उत्तराखंड में सभी जो तमाम कार्य हैं, जनता की भलाई की जो योजनाएं हैं, उन पर तुरंत कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा है कि अपनी कार्यशैली को अब आप बदलिए, पुरानी कार्यशैली के हिसाब से अब काम नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ सबसे पहला फर्ज जनता के तमाम जो ज़रूरी कार्य जो अटके हुए हैं उन्हें पूरा करना है। और क्योंकि जनप्रतिनिधि का जुड़ाव सीधे जनता से होता है, इसीलिए जनप्रतिनिधियों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हरिद्वार से संवाददाता रुपेश वालिया फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रुपेश, जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री हरिद्वार के दौरे पर है और साथ ही साथ उन्होंने वहां पर जाकर नौकरशाहों को एक सीधा सा संदेश ये दिया है कि जनप्रतिनिधियों की अवहेलना नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि ही होते हैं जिनका जनता के साथ सीधा जुड़ाव होता है। और जनप्रतिनिधि जब भी हम कह सकते हैं कि चुनावों का समय आता है, हर पार्टी अपने घोषणा पत्र तैयार करती है, तमाम वायदे उसमें जनता के साथ किए जाते हैं और जब वो कार्य पूरे नहीं होते हैं तो जनप्रतिनिधियों से सवाल ये जनता ही करती है। क्या कहना चाहेंगे? उमंग, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। वाकई जब कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर हरिद्वार दौरे पर आए थे तो उन्होंने बीजेपी कार्यालय में एक उनका कार्यक्रम रखा गया, तो वहीं पर अफसरशाहों को एक खुली चेतावनी उन्होंने दे दी है। उनका कहना यही था कि किसी भी प्रकार से कार्यकर्ता और जनता का मनोबल नहीं टूटने दिया जाएगा और खासकर जनप्रतिनिधियों को सम्मान हर हालत में मिलना चाहिए। उन्होंने उसके पीछे जब पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तब का एक वाकया भी शेयर उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि उस समय पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सम्मान में कुछ अफसरशाह उन्हें देखकर खड़े तक नहीं हुए, तो उसका ही संज्ञान उन्होंने लेते हुए अफसरशाहों को खुली चेतावनी यहाँ पर दी है। उनका साफ साफ कहना यही है कि कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जनता की अवहेलना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि अफसरशाही या कोई भी जो भी अफसर हैं वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल रुपेश, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं अब ये ज़रूरी भी है क्योंकि उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनावों में अब ज़्यादा वक्त नहीं है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, एक तो उन्हें वर्तमान सरकार की छवि को सुधारना है और जो भी रुके हुए काम है उन्हें जल्द से जल्द पूरा करना है ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में एक पुरजोर तरीके से जनता के बीच में वो जा सके। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज न्यू कैंट रोड स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पूजा अर्चना कर कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने आज से ही शासकीय कार्यों की भी शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। तो मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को शहीद शौर्य स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां वृक्षारोपण भी किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि वीरों की भूमि है और उन वीरों के बलबूते ही
आज हम लोग सुरक्षित हैं। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान कैंट बोर्ड के लोगों ने मुख्यमंत्री से हाउस टैक्स माफ करने का प्रस्ताव रखा। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा मिथक जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री आवास अभिशप्त है। यहाँ जो भी मुख्यमंत्री रहता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। इस मिथक को जानने के बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में ही रहने का फैसला किया है और खबर है कि जल्द ही वो इस आवास में शिफ्ट भी होने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल बीजापुर गेस्ट हाउस के पास एक सेफ हाउस में रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जल्द ही मुख्यमंत्री आवास में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस आवास को लेकर तमाम अपवाद और कहावतें हैं, लेकिन इन सब अपवादों के बाद भी मुख्यमंत्री धामी ने यहां पर रहने का फैसला किया है। तो वही आपको बता दें कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद अजय भट्ट को बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। उल्लेखनीय है कि हरिद्वार के सांसद व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के उपरांत वो उत्तराखंड से अब अकेले मंत्री होंगे। अजय भट्ट को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल करने की खबर के बाद नैनीताल में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तल्लीताल गांधी पार्क में आतिशबाजी कर मिष्ठान का भी वितरण किया गया। हम सबसे पहले अपने नगर मंडल की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, शहरवासी की ओर से माननीय नरेंद्र मोदी जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस देवभूमि का मान सम्मान रखा और हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय अजय भट्ट जी को केंद्र में मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया। और हम सब लोग इस हिमालय पुत्र के लिए भगवान से, मां नंदा देवी से प्रार्थना करते हैं कि वो दिन दूनी रात चुगनी अपनी मेहनत करें और इस हमारे उत्तराखंड का मान सम्मान बढ़ाए रखें। तो मैं आपको बता दें कि कोरोना वायरस का खतरनाक स्ट्रेन डेल्टा प्लस वेरिएंट का उत्तराखंड में पहला मामला सामने आया। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में युवक का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें उसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। तो वहीं युवक में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में भी अब हड़कंप मच गया है। आनन फानन में इस युवक की खोजबीन तेज कर दी गई है ताकि ये पता करा जा सके कि वो युवक किन किन लोगों के संपर्क में आया है और उन लोगों का भी फिर उसी प्रकार से खोजबीन कर कर तमाम जो एहतियात के कदम है वो उठाए जा सके। कल रात को स्टेट से मैसेज फ्लैश हुआ था कि हमारे यहाँ एक डेल्टा प्लस वेरिएंट की एक व्यक्ति में पुष्टि हुई है, जिसके क्रम में सभी को अवगत कराना है कि ये व्यक्ति 24 मई को पॉजिटिव आया था और ठीक होके इसका होम आइसोलेशन में वो इसका इलाज चला था और इसको जो है घर पे आशा द्वारा जो है होम आइसोलेशन किट भी दिया गया था। और उसी के पश्चात इसकी जो हम लोगों ने फिर आगे आके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी है, जिसमें ये पुष्टि हुई कि लगभग इसके जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाले लोग थे सभी की सैंपलिंग कर दी गई है, जो कि लगभग 40 लोग हैं। और इसी के साथ साथ जहाँ जहाँ ये रुका था 2 घरों में, उन घरों को, एरियाओं को जो है हमने कंटेनमेंट जोन कर दिया है, 2 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। तो मैं आपको बता दें कि लगातार स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन डेल्टा वेरिएंट के कारण पूरे देश में इस समय खलबली है। उत्तर प्रदेश से भी इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पर भी 2 लोगों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया था, जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है और एक होम आइसोलेशन में रहकर ही वो ठीक भी हो चुकी हैं। लेकिन अब उत्तराखंड से भी डेल्टा वेरिएंट का एक पहला मामला यहां पर सामने आया है और अब उस युवक की तलाश लगातार जारी है ताकि उसे ढूंढा जाए। उसके बाद में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर ये पता लगाया जाए कि वो किस किस के संपर्क में आए, ताकि उनको भी ढूंढकर एहतियात के तौर पर जो भी कदम उठाने हैं वो उठाए जा सकें। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में देहरादून से संवाददाता प्रियंका जगूरी फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। प्रियंका, जानना चाहेंगे आपसे, उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी डेल्टा वेरिएंट का एक मामला सामने आया, हालांकि युवक की तलाश लगातार जारी है, क्या कुछ अपडेट है प्रियंका आपके पास? बिल्कुल उमंग, जिस तरीके से ये पहला मामला उत्तराखंड में डेल्टा वेरिएंट का सामने आया है, तो इससे
कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। और जिस तरीके से बताना चाहूंगी कि 21 मई को यहाँ पर कुछ लोगों की सैंपलिंग ली गई थी और ये जांच के लिए भेजी गई थी। उसके बाद जिस तरीके से कल यहाँ पर पुष्टि हुई है उस डेल्टा वेरिएंट की, तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय है ये। इसके अलावा अब स्वास्थ्य विभाग युवक की तलाश भी कर रहा है कि कहाँ से युवक बिलोंग करता है, ताकि आगे किसी और पे ये खतरा देखने को ना मिले। अब जिस तरीके से दूसरी कोरोना की दूसरी लहर तो कम हो रही है, अभी कुछ दिनों से मामले 100 से कम आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पहला जो मामला का सामने है तो एक बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर का अगर डेल्टा वेरिएंट का इस तरीके से मामला सामने आता है तो ये एक चुनौती सरकार के साथ स्वास्थ्य विभाग के सामने देखने को मिली। जी बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल आपने सही कहा और जाहिर सी बात है स्वास्थ्य महकमा भी इस और गंभीरता से तमाम जो एहतियात के कदम है वो उठा रहा है। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जो नैनीताल के बेताल घाट अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर क्षेत्र के प्रधानों का 7 दिवसीय ब्लॉक मुख्यालय प्रांगण पर जारी है। संगठन की ओर से आज ये लगातार 7वां दिवस है और आज प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर सरकार के लिए, सरकार को होश आए, सरकार हमारी समस्याओं को सुने और हमारी मांगों को पूरा करे। इस क्रम में आज हमने यहाँ पर ब्लॉक मुख्यालय बेताल घाट में सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया और इसमें हमारे क्षेत्र के दर्जनों प्रधान उपस्थित हैं और हमारी जो मुख्य मांगे हैं 12 सूत्री मांगे, लगातार हमारा सरकार से पत्राचार भी। तो वहीं आपको बता दें कि हल्द्वानी में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य में युवा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरण किया। अपनी खुशी का इजहार करते हुए पटेल चौक से लेकर पूरे बाजार में पदयात्रा करते हुए भाजपा जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने एक युवा को राज्य की बागडोर संभालने का अवसर देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया। हाईकमान को विशेष रूप से हार्दिक बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, जो उन्होंने एक युवा चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया। और सबसे बड़ी बात है, ना सिर्फ उनको बल्कि देश के जो 65% युवा हैं सभी को सम्मान देने का कार्य किया। बहुत खुशी की लहर है, आपने देखा कितने अच्छे अच्छे डिसीजन लिए जा रहे हैं, सबसे अधिक रोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है। हम देश के प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देंगे जिन्होंने ये कहा कि केवल युवाओं को विरासत के गीत गाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि युवाओं को तकनीक से जुड़ना होगा, आगे आना होगा। तो वहीं विकास भवन सभागार पौड़ी में विकासखंड वार कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है, जो स्वरोजगार और ग्रामीण गरीबों के संगठन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबों को SHG समूहों में संगठित किया जाना और उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। आज ये जो बैठक थी ये NRLM की संबंध में थी, तो इसमें सभी ब्लॉकों के प्रतिनिधियों ने, जो हमारे अधिकारी हैं ब्लॉक लेवल के, उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया था। तो जैसा कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत समूह गठन करना होता है और साथ ही साथ समूहों को फिर RF और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड देना होता है और विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाना और क्लस्टर लेवल फेडरेशन भी बनाना होता है। तो उसके जो टारगेट हैं, जो हमारे ईयरली टारगेट हैं, उनके संबंध में जो अधिकारी हैं ब्लॉक स्तरीय, उनको निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल जो टारगेट्स को पूरा करें और साथ ही साथ जो हमारे समूह हैं वो किस तरीके से आजीविका के साधनों से, आजीविका के कार्यों से जुड़ें, इसके संबंध में भी चर्चा।
तो वहीं हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल स्थित सत्यम ऑटो कंपोनेंट कंपनी से निष्कासित 300 कर्मचारियों ने अपने परिवार सहित कंपनी के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया। निष्कासित कर्मचारियों का कहना है कि शासन प्रशासन सहित कई आला अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने के बाद भी हमें आज तक इंसाफ नहीं मिला। 4 साल से अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते आज कर्मचारियों के परिवार भुखमरी की कगार पर आ पहुंचे हैं। का उत्पीड़न किया जा रहा है। हम पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं और मोदी के यहाँ एक त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी जिसमें ये सहमति बनी थी कि श्रमिकों को बारी बारी करके ड्यूटी पर लिया जाएगा, लेकिन फिर अभी तक किसी भी श्रमिक को ड्यूटी पर नहीं लिया गया, जिस कारण से श्रमिकों ने मजबूरन होकर कंपनी के मुख्य द्वार पर धरना दिया। तो वही कोविड काल के चलते तमाम लोगों की आर्थिक स्थिति जहां बेहद खराब हो गई, तो वही तमाम ग्रामीण आज भी खाद्य सामग्री के लिए शासन प्रशासन की राह देख रहे हैं। ऐसे में अब डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की प्रेरणा से सामाजिक सेवा में लगी संस्था अक्षय पात्र की ओर से खाद्यान्न सामग्री का वितरण बुलावाला के ग्रामीणों के लिए किया गया, जिसमें अक्षय पात्र संस्था की ओर से बुलावाला के 100 लोगों को कच्चा राशन बांटा गया। इस अवसर पर खाद्यान्न सामग्री को वितरित कर रहे बीजेपी नेता राजेंद्र तड़ियाल ने कहा कि पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोविड काल में उत्तराखंड के साथ डोईवाला के जरूरतमंद परिवार को हर समय सहायता उपलब्ध करके मदद भी की है और आज भी जरूरतमंद परिवार के लिए भेजे गए सामान से परिवारों को मदद मिलेगी। ये मंत्री जी की तरफ से कोई भी इस टाइप की आपदा अगर गाँव और प्रदेश समय में आती है तो मंत्री जी समय पर इस तरह से का जो लोगों को किस तरह से जो गरीब लोग हैं, गरीब महिलाएं हैं, उन तक किस तरह से राशन या दवाई इस तरह के कार्यक्रम वो अपनी तरफ से करवाते रहते हैं और इस तरह का वितरण समय समय पर गाँव क्षेत्र में अपने लोकसभा क्षेत्र में करते रहते हैं। अक्षय पात्र संस्था द्वारा यहाँ पर जो जरूरतमंद और जो विधवा महिलाएं हैं और जो बिल्कुल ही कोरोना काल में जो घर प्रभावित हुए हैं, जिनके घर से मृत्यु हुई है, उन लोगों को इसमें स्थान दिया गया है और मैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का और अक्षय पात्र संस्था का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कोरोना काल में जैसे आपने देखा होगा बहुत विकट समस्याओं से होते हुए सारे लोग हैं। खुद शिक्षा मंत्री जी भी इस कोरोना से उबर कर आप लोगों की जो क्षेत्र की जनता की कृपा से आए और ये जो खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रम है एक अच्छा प्रयास है। अक्षय पात्र संस्था जो माननीय शिक्षा मंत्री जी के प्रेरणा से कार्य करती है। तो ये आपको बता दें खबर लक्सर से है, जहां अकोड़ा खुर्द गांव में कलियर से आई बारात में डीजे पर मनपसंद गाने बजाने को लेकर गांव के युवकों ने बारातियों पर हमला कर दिया। इस दौरान बाराती बसंत कुमार की पिटाई से मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सरकारी अस्पताल भिजवाया, जबकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तो वहीं कोतवाल प्रदीप चौहान का कहना है कि अभी घटना की तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। डीजे के ऊपर हुआ, वहाँ के जो गांव वाले थे डीजे के ऊपर झगड़ा हुआ तो फिर बाराती के ऊपर मारधाड़ हुई सर। 4-5 आदमी हमारे भी घायल है, एक गुजर गया। ठीक है सर, वो 2-3 आदमी मेडिकल कराने के लिए भेज रखे हैं। दूल्हे की शादी हो रही है वहाँ पे, वे ज़बरदस्ती शायद कर रहे हैं क्योंकि जो भी कुछ है वहाँ पे मैटर इतना बिगड़ चुका है। और उनके साथ साथ तुषार वो बसंत जी की मौत हो गई, उधर गाँव में हंगामा हो रहा है कि उनकी मौत हो गई। हम लड़की को यहाँ गांव में बढ़ने नहीं देंगे और जो लड़का ने मारपीट करी यहाँ पे अकोटा में वे कह रहे हैं कि हम लड़की को यहाँ से जाने नहीं देंगे, हम लड़के को भी यहीं। तो एक खबर अक्सर से है, जहां फर्जी चिकित्सकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसडीएम शैलेंद्र नेगी ने सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा के साथ बहादुरपुर खादर में डॉक्टर के क्लिनिक पर छापेमारी की। छापेमारी में पंचकर्म चिकित्सा का डिप्लोमाधारी डॉक्टर एलोपैथी से इलाज करता मिला। उसके क्लिनिक में भारी मात्रा में अंग्रेजी दवाएं भी मिली। पूछताछ में डॉक्टर ने तालाब में बायोमेडिकल वेस्ट डाले जाने की बात स्वीकार करी। इसके बाद टीम ने डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।